हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित मोहन सिंह है और मैं यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए टारगेट बैच शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाएगा। पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं। यूपी पीसीएस और आरओ का सिलेबस, उसके बाद भारत का संविधान से क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। पहले पीसीएस प्री का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन पेपर 1। जीएस 1 में 150 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान, यूपी विशेष और करंट अफेयर्स होंगे। आरओ में ये पीसीएस वाले सारे रहेंगे। उसके बाद ये 9वां और 10वां टॉपिक भारतीय कृषि और सामान्य बौद्धिक क्षमता जुड़ जाएगा। इसके साथ ही हिंदी वाला जो दूसरा पेपर होता था 60 प्रश्नों का, इस साल से ये भी इसी में जुड़ गया है। जीएस के साथ ही ये 60 प्रश्न होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन होंगे। 200 में से 140 जीएस और 60 क्वेश्चन हिंदी। पीसीएस जीएस 1 और आरओ का जीएस वाला पोर्शन हम एक ही साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी के जो भी टॉपिक हैं वो आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। तो चलिए हम भारत का संविधान में प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना एक परिचय है, संविधान का परिचय है, जो संविधान के लक्ष्यों, उद्देश्यों और आदर्शों की बात करता है। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोलते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारत को एक संविधान देने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बना। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब भारत के सभी नागरिक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को, यहां सबसे पहले हो जाए भारत के लिए। भारत देश का संविधान है तो भारत को कैसा देश बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यहां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया, प्रभुत्व संपन्न होता है, संप्रभुता होती है कि भारत बिना किसी आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेप के अपने सारे फैसले लेगा। भारत अपने सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी
अपने देश में यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, जिसका मतलब होता है कि समाजवाद का मतलब होता है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं, जो भी संसाधन हैं, उस पे उनका कहीं एक ही जगह पे संकेंद्रण ना हो, कुछ लोगों के हाथों में ना रह जाए। अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ निजी क्षेत्र के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों चलते हैं। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति, सभी नागरिक अपना कोई भी धर्म, पंथ, मजहब मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र होता है निर्वाचित सरकार। लोकतंत्र का मतलब होता है निर्वाचित सरकार, लोगों का तंत्र, ये जनता द्वारा निर्वाचित होगी। गणराज्य का अर्थ होता है राज्य का जो प्रधान है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति हैं, वो निर्वाचित होंगे, न कि आनुवांशिक। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके बाद सभी नागरिकों को, अब नागरिकों के लिए देखिए क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह के न्याय हो गए। और ये स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नागरिकों को न्याय मिलेगा कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि भेदभाव से परे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और निचले तबके के लोग भी समाज की मुख्य धारा में रहेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि आप कोई भी व्यवसाय अपना कर सकते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि यहाँ पे कोई भी नागरिक, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और निर्वाचित होने का अधिकार है, खुद चुनाव लड़ सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बंधुता हो जाएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बाद बंधुता, इसको भ्रातृत्व भी बोलते हैं। कह रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। भारत में बंधुता का आधार व्यक्ति की गरिमा होगी, न कि उसकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता रहेगी। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
अंगीकृत किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करते हैं, अधिनियमित अब ये अधिनियम बन गया है, इसका पालन करना होगा सभी को, और आत्मार्पित हमने संविधान बनाया है तो आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 ये दिन है संवत 2006 विक्रमी। इसको भी याद रखना जरूरी है कि उस समय कैलेंडर के हिसाब से 2006 विक्रमी था। प्रस्तावना में इतना ही है। उसके बाद एक संशोधन किया गया जिसको 42वां संशोधन बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कुछ संशोधन किया गया जिसमें कुछ शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये सब इसमें जोड़ दिए गए। अब बात आती है कि संविधान का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। संविधान का भाग है कि नहीं क्या मतलब है? संविधान में भाग है, अनुसूची है, अनुसूची और अनुच्छेद। जब भी संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन में संविधान के भाग में किसी अनुसूची में या किसी अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है। प्रस्तावना जैसा कि आप देख रहे हैं ना किसी भाग में है, ना अनुसूची में, ना ही अनुच्छेद में है, तो फिर संविधान संशोधन कैसा? संविधान की व्याख्या के लिए भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करने के लिए अधिकृत है। संविधान की समय समय पर व्याख्या करता है। फिर जब ये बात न्यायालय पहुंची कि इसमें संशोधन कर दिया गया है तो संविधान संशोधन बोलते हैं इसको। प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो इस तरह से प्रस्तावना संविधान का भाग हो गया। तो न्यायालय ने व्यवस्था दी। पहले बेरुआरी का केस आता है, इसको हम बेरुआरी का केस बोलते हैं। बेरुआरी केस में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। फिर आता है केशवानंद भारती का केस। बोम्मई केस है एक, और एक LIC का केस। बेरुआरी के अलावा बाकी सभी में न्यायालय ने संविधान का भाग माना है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है या फिर आंतरिक भाग माना गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना में जो भी बातें हैं वो संविधान के भागों में, अनुसूची में और अनुच्छेद में आपको हर जगह दिखेंगे कहीं न कहीं। ये सारे प्रावधान जब उसमें हैं तो फिर ये भाग ही हुआ एक तरह से। जब संविधान का भाग है तो क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होगा? जी नहीं, ये प्रस्तावना संविधान का भाग होते हुए भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये संविधान की व्याख्या करने के लिए बहुत ही उपयोगी है और पथ प्रदर्शक का कार्य करती है।